स्वागत है आप सभी का। और बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए जो पेपर होना है, जो कि 15 मार्च जिसका तारीख है। और हमारा ये जो सेट है ये जनरल हिंदी का है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन लिया है। तो देखते हैं, पहला सवाल है और इसे अपना तैयारी भी चेक कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु यानी कि ह्रस्व या छोटा और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। बताना है। 4 विकल्प हैं: हरिगीतिका छंद, गीतिका छंद, उल्लाला या फिर रोला। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और नंबर 2 क्वेश्चन है कि सही विकल्प बताओ। पल्लवन के लिए खाली स्थान या रिक्त स्थान ही अपनाई जानी चाहिए। निगमन शैली, समास शैली, अलंकार शैली या व्यास शैली। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी या नंबर 4, व्यास शैली। यानी कि पल्लवन के लिए व्यास शैली ही अपनाई जानी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनरोलमेंट जो पारिभाषिक शब्द है किसे कहा जाता है, इसका हिंदी क्या है? नामकन, नामानाकन, नामांकनो या नामांकन। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका नंबर 4, नामांकन। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि आउ प्रत्यय शब्द से बना शब्द है। तो जैसा कि प्रत्यय बाद में लगता है, 4 विकल्प हैं: कर्मू, कमाऊ, कामजू या कमाऊ। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, कमाऊ। और क्वेश्चन नंबर 5वां है रस का नाम बताओ। लिखा गया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे और सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये रौद्र यानी वो गुस्सा आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, रौद्र रस। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि संक्षेपण के लिए ज़रूरी है कि उसमें संक्षेपण या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, संक्षिप्त करना। 4 विकल्प हैं। पहला है अतिथियों, आंकड़ों, तो ये तो होगा ही नहीं। और दूसरा है तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि संक्षेपण के लिए जो तिथि होते हैं, जो आंकड़े होते हैं और जो संज्ञा होते हैं और जो तथ्य होते हैं, उनको जैसे कि तैसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी संक्षेपण से संबंधित प्रश्न है, जो पूछा है कि संक्षेपण के लिए ज़रूरी है कि वो 4 विकल्प हैं इसमें: सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। और नंबर 3 है कि सीधी, सरल, असहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी नहीं है। और नंबर 4 है कि सीधी, कठिन, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में संक्षेपण प्रस्तुत करना चाहिए। तो जो दूसरे, तीसरे, चौथे विकल्प है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो गलत है। तो सही विकल्प इसका नंबर 1 हो जाएगा कि संक्षेपण के लिए ज़रूरी है कि वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा 7वें का। और क्वेश्चन नंबर 8वां है अलंकार का नाम बताना है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। तो ये अन्योक्ति अलंकार है ये। तो नंबर 1 सही विकल्प हो जाएगा इसमें, यानी कि किसी अन्य के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसमें भी अलंकार का नाम पूछा है कि दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौंधे दृष्टि देखी चमकाई। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति वाली बात हो रही है। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि तृष्णा का विलोम शब्द क्या है? अतृष्णा, अतिनका, निर्तृष्णा या वितृष्णा। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, वितृष्णा। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अपट और अपटू का क्या अर्थ है? तो अपट और अपटू, अपट यानी कि जो पट यानी कपड़ा होता है और अपट यानी बिना कपड़ा का या वस्त्रहीन। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और अपटू यानी मूर्ख होता है। ठीक है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि चकमक पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होते हैं? जबलपुर, सतना, शहडोल या भोपाल। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, भोपाल से प्रकाशित होती है पत्रिका। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि बहुमत पारिभाषिक शब्द को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? चारों जगह स्पेलिंग है, हमको देखना है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे है। तो नंबर जो 1 है वो MEJO गलत है, और नंबर 2 है MAJORITY, ये सही है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, मेजोरिटी। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि निकाय जो निकाय होता है
उसका जो कि पारिभाषिक शब्द है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको फैकल्टी कहा जाता है। चारों जगह फैकल्टी लिखा है लेकिन स्पेलिंग देखना है। तो पहले का है FACALTY, तो गलत है ये। दूसरे का है FACULTI, ये भी गलत है। तीसरा है FACULTY, तो ये सही है, नंबर 3 सही विकल्प हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि खाड़ी और खारी का अर्थ है। तो एक खाड़ी यानी उपसागर होता है, और ये खारेपन का मतलब नमकीन होना, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे उपसागर और नमकीन, यानी कि नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि किला का पर्यायवाची बताइए। तो किला को कोट या परकोट कहा जाता है, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, किला का पर्यायवाची कोट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि अवरोध और अविरोध का अर्थ बताओ। तो अवरोध यानी तो रोक होता है, तो चारों में है रोक। और अविरोध यानी दोस्त होता है, या सॉरी दोस्ती होता है, नॉट दोस्त, दोस्ती होता है। तो इसको क्या मैत्री बोलेंगे। तो अब रोक और मैत्री, सही विकल्प कौन सा है इनमें, नंबर 3 हो जाएगा। देखिए 2 में भी लिखा है रोक और मैत्री, लेकिन उसमें यहाँ जो त्री की मात्रा है वो छोटी ही लगा है, तो वो गलत है। सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, रोक और मैत्री होगा। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि की प्रत्यय से बना शब्द है, ढोलक, चम्मच, सनक, कनकी। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, कनकी। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि पीत सागर में कौन सा समास है। तत्पुरुष कर्मधारय, पीला है सागर, तो नंबर 2 कर्मधारय समास हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्रोध भड़काना, क्रोध शांत करना, या क्रोध भगाड़ना, या हवन करना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे, ये जो मुहावरे का अर्थ है वो हो जाएगा नंबर 1, क्रोध भड़काना। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि अचल का अर्थ है। नंबर 1 इनमें से कोई नहीं, पेड़ गतिहीन अटल, पर्वत गतिहीन अटल, या तालाब गतिहीन अटल। तो सही विकल्प देखिए, गतिहीन और अटल तो सही है। और पेड़ जो होता है ये चल होता है, ठीक है, कुछ कुछ पेड़ चलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, पर्वत गतिहीन अटल, यानी कि नंबर 3 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि साहित्य समाज का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो साहित्य और समाज होगा, क्योंकि बीच में एक योजक चिन्ह से दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों जो पद हैं प्रधान है, यानी कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो इसका समासिक विग्रह होगा वो साहित्य और समाज होगा। तो 22 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 23 है, खून सूखना मुहावरे का अर्थ है। रक्त की कमी होना, नहीं, भयभीत होना, हाँ सही है, तो नंबर 2 सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। भोपाल से होती है, तो इसका सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है, परीक्षा से कौन नहीं डरता। इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए, ठीक है। परीक्षा से कौन नहीं डरता, इसको सकारात्मक वाक्य में बदलना है। क्या परीक्षा डरावनी होती है, ये नहीं होगा। परीक्षा से सब डरते हैं, ये सही होगा। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है, कंदरा का पर्यायवाची बताओ। कंदरा यानी क्या, गुफा होता है, तो वायस नहीं होगा, कगार नहीं होगा, गहवर होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि दशानन का सामासिक विग्रह क्या होगा। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो ये सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थ का अर्थ क्या होता है। धन, प्रायोजन, व्याख्या। तो धन तो होता है, प्रायोजन नहीं, प्रयोजन होगा। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, धन, प्रयोजन और व्याख्या, यानी कि एक अर्थ का मतलब, एक अर्थ से तात्पर्य मतलब या तात्पर्य भी होता है। तो सही विकल्प नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोट और कोटि का अर्थ है। तो कोट यानी क्या होता है, किला होता है, और कोटि यानी करोड़ होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, किला और करोड़। क्योंकि शुद्ध हिंदी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, किला और करोड़। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, तामसिक का विलोम शब्द है, तमस का सात्विक। तो नंबर 3 सही विकल्प हो जाएगा, तामसिक का सही विकल्प सात्विक होता है। और क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 31 है कि ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। देखो, देखना, ये देखो, या ईर्ष्या। तो असल में सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 होगा, ईर्ष्या कहा जाता है खड़ी बोली में ईर्खा को। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो अंधियार को अंधेरा कहा जाता है, तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 है, सही विकल्प बताइए, पल्लवन के लिए निरंतर
रिक्त स्थान की आवश्यकता है। अभ्यास और अध्ययन तो गलत है, ये अभ्यास और अध्ययन ये भी गलत है। और नंबर 3 है कि अभ्यास और अध्ययन तो ये भी गलत है। सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता होती है। नंबर 33 का सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 है, सही विकल्प बताना है कि घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना खाली स्थान में अनिवार्य है। मुक्तक काव्य में, सूत्र काव्य में, खंड काव्य में या प्रबंध काव्य में। तो सही विकल्प हो जाएगा प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना अनिवार्य होती है। तो सही विकल्प नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान का प्रभाव डाला जाता है। कल्पना और मनोवेगों का, कल्पना और वेगों का, कल्पना और मनोरोगों का या वास्तविकता और मनोवेगों का। तो सही विकल्प हो जाएगा कल्पना और मनोवेगों का, क्योंकि कविता जो होती है ज़्यादातर कल्पना आधारित ही होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां है कि सही विकल्प बताइए। कह रहा है कि काव्य जीवन की असफलता और निराशा की दशा में क्या करता है? रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान करता है। निराशा का संचार करता है तो नहीं भाई। दुराशा का संचार करता है, नहीं। आशा का संचार करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि काव्य जो है मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में आशा का संचार करने का कार्य करता है। तो सही विकल्प नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि सही विकल्प चुनिए। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा यार? नंबर 3 हो जाएगा। तो ये रस की परिभाषा है कि काव्य को देखने में, सुनने में या दृश्य काव्य को जो आदमी देखता है या उसको सुनता है तो जो अलौकिक आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा कि रस के लिए अलौकिक किस्म का आनंद प्राप्त होता है। तो रस का जो रस प्राप्ति में जो आनंद है वह किस प्रकृति का होता है? अलौकिक प्रकृति का। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि वही काव्य में रस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नेत्रों को अच्छा लगने वालों को क्या कहते हैं? नयना विश्राम, नयभिराम, नयनातिराम या नयनाभिराम। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, नयनाभिराम। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और हालांकि यहाँ पे विकल्प है पराक्रमी, परोपकारी, पराजीवी और परजीवी। तो सही विकल्प नंबर 4 परजीवी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40वां है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? महाकाव्य, मुक्तक काव्य, अश्रुत या श्रुति। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे महाकाव्य के लिए ऐसा कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 41 है, मुहावरा बताना है इसमें कि अच्छे से अच्छे कार्य में भी रिक्त स्थान वालों की कमी नहीं है। कमी निकालने, गलतियों को निकालने, मीन मेख निकालने या मीना लेख निकालने। तो सही विकल्प हो जाएगा मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि शहर में आकर उसकी पढ़ाई रिक्त स्थान पानी में मिल गई, खटाई में मिल गई, मिट्टी मिल गई या तफरी मिल गई। तो कहाँ मिल गई भाई? मिट्टी में मिल गई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी, है ना, कि शहर में है तो अच्छे से पढ़िएगा। खैर आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। मिठाई बिठाई किस शब्द युग्म का शब्द है? तो मिठाई में एक मिठाई तो सार्थक है, मिठाई क्या है? निरर्थक है। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म का ये शब्द है। जैसे पानी वानी, इसका एक एग्जाम्पल है। और आगे बढ़ते हैं, यानी कि सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म का शब्द है ये मिठाई बिठाई। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। मुझे आदेश दी, मेरे को आदेश दी, मुझे आदेश दिया, मुझे आदेश दे दी, मुझे आदेश दे दी थी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, मुझे आदेश दिया। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्किप कर रहे हैं, 46 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संयुक्त वाक्य बनाओ। सॉरी 46 है, हाँ। माँ ने बच्चे को नहला कर स्कूल भेजा, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। नंबर 1 विकल्प है कि माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, तो यही है सही विकल्प। और दूसरा पहला विकल्प है कि बच्चे ने माँ को नहलाया और स्कूल भेजा, तो ये गलत है भाई, बच्चा कैसे भेजेगा माँ को नहला के। और नंबर 2 विकल्प है कि माँ ने बच्चे को ना हलाया और स्कूल भेजा, तो ये गलत है। और नंबर 3 है कि माँ ने बच्चे को स्कूल भेजा फिर नहलाया, ये भी गलत है। और नंबर 4 है कि माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 47 है, रस खाली स्थान रिक्त स्थान है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। आनंदी रूप, आनंद रूप, आनंद रूप या आनंद रूप, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2। रस जो है आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। ठीक है, तो सही विकल्प 47 का नंबर 3। और 48 है जो सही विकल्प चुनना है कि काव्य में आने वाला आनंद अर्थात जो रस होता है ये लौकिक न होकर, आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले, अलौकिक होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2, अलौकिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 49 है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। सारी रात भर मैं जागता रहा, और इसके 4 विकल्प हैं। सारी रात में मैं जागा, मैं सारी रात जागता रहा, और तीसरा है सारी सारी रात मैं जागता रहा, रात में जागा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2 कि मैं सारी रात जागता रहा। और क्वेश्चन नंबर 50वां है, मुहावरा बताओ यह नौकर तो रिक्त स्थान है। मिट्टी का माधो, मिट्टी का राघव, मिट्टी का ढेला या मिट्टी का साधी साधु। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। और 51 क्वेश्चन है नंबर कि सही विकल्प द्वारा वाक्य को पूरा करो। कि भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वो रिक्त स्थान होती हैं। ये भाषा के परिभाषा बता रहा है कि भाषा जो होती हैं ये संकेतात्मक होती हैं और इसमें जो भी ध्वनियाँ निकाली जाती हैं वो क्या होती हैं। 4 विकल्प हैं कि ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं, पहला। दूसरा है कि ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। तीसरा, ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। और चौथा, ध्वनियाँ संकेतात्मक या अप्रतीकात्मक होती हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 विकल्प कि ध्वनियाँ जो हैं संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं, जबकि नंबर 2 विकल्प है कि ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक। सॉरी, यहाँ पे नंबर 2 विकल्प सही होगा कि जो ध्वनियाँ होती हैं कि संकेतात्मक होती हैं और प्रतीकात्मक होती हैं। प्रतीकात्मक लिखा है असल में पहले विकल्प में, तो नंबर 2 इसका सही विकल्प होगा कि जो ध्वनियाँ होती हैं ये संकेतात्मक होती हैं और प्रतीक स्वरूप होती हैं, यानी कि प्रतीकात्मक होती हैं। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। तो आई होप ये आपके काम आया होगा। और जो जैसा कि 25 मार्च को जो पेपर है, सॉरी नॉट 25 मार्च, 15 मार्च को, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, हमारी ऐसी आशा है। नमस्कार, जय हिंद।